नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बीजेपी अगले 50 साल तक भारत में राज करने की योजना बना रही है। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? तो इस मुद्दे को आज हम बड़ी ही गहराई के साथ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत की राजनीति में ऐसा संभव हो सकता है। इसीलिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरों तक भी ये जानकारी जा सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारत में अगले 50 साल तक राज करने की कोई ऐसी प्लानिंग बना रही है? क्या ऐसा संभव है? और कई बार जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मंचों से इस बात को भी कहा है कि हम कोई 15-20 साल के लिए भारत के ऊपर राज करने नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगले 50 साल तक भारत के ऊपर राज करने की योजना बना रही है। तो इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो इतिहास में जाना पड़ेगा। जब वर्ष 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की जो है स्थापना हुई और आरएसएस के जो प्रथम सरसंघचालक थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की राजनीति में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। और ऐसा हुआ भी। जब वर्ष 1998 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आ गई और अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यवश ये था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो सरकार जो है वो एक वोट के साथ गिर गई और ये भारत की राजनीति में बड़ा ही एक विचित्र जो था वो एक विचित्र जो था एक बड़ा ही रोचक तथ्य था। और इस रोचक तथ्य को जो है वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो भुला नहीं पाएगी। अब हम आते हैं मुद्दों की ओर कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या कहती है। तो ये विचारधारा शुरू होती है वर्ष 1990 में। वर्ष 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से जो है अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा का पूरा जो है वो इंतजाम किया और सोमनाथ से लेकर और अयोध्या तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कारसेवकों ने जो है एक ऐसी बहुत बड़ी यात्रा को भारत के इतिहास में निकाला जिससे जो है वो पूरे के पूरे देश के भारत के हिंदू जो हैं संगठित हो गए और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए जो है वो यात्रा पूरी तरीके से सफल भी साबित हुई। और उसी यात्रा का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचारधारा के ऊपर आ गई और उसी दिन उसकी विचारधारा की नींव भी पड़ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले समय में जो है इसी लाइन के ऊपर चलने वाली है, इसी विचारधारा के ऊपर चलने वाली है, यानी कि हिंदुत्व की विचारधारा। और इस हिंदुत्व की विचारधारा को इस हिंदुत्व की विचारधारा ने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बड़ा लाभ भी दिया। जब वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ भारत में आई और नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अब 2014 से लेके आगे हम 2024 तक की बात करते हैं, तो यानी कि तीसरी बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र की सरकार में बनी हुई है। और आने वाले सालों में भी हम कुछ ऐसे ही संकेत देख रहे हैं कि जिससे ये पूरी की तरह साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी भारत की राजनीति से जाने वाली नहीं है। और अब लगभग आप ये भी देख चुके होंगे कि लगभग 10 से लेके 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनती जा रही है और केंद्र में भी जो है उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं रहा है। अब इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल कैसे रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का फायदा इसलिए मिला है क्योंकि इतिहास की सबसे कमजोर कांग्रेस का सामना करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को। तो कांग्रेस कभी भी इतिहास में इतनी कमजोर नहीं दिखाई दी जितनी कांग्रेस जो है आज लाचार है, आज कमजोर है। ना ही कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व है, ना ही कांग्रेस जो है किसी भी एक विचारधारा को लिए हुए है। बिना विचारधारा की कांग्रेस जो है वो एक ऐसी नाव की तरह हो गई है जिसका कोई खेवनहार ही नहीं है। राहुल गांधी के अंदर जो है वो इतनी क्षमताएं नहीं है कि वो कांग्रेस को जो है कहीं ऊंचाइयों तक ले जा सके या कांग्रेस को जो है वो अपनी एक जो उसकी छवि है उसको बनाए रखे, क्योंकि जो तुष्टीकरण का उनका फॉर्मूला कांग्रेस का था वो अब उनका चल नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चैलेंज क्या है? वो चैलेंज ये है
कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण करके मुसलमानों की पार्टी बन गई है। और लगभग 50% तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने लगभग कर भी दिया है। और ये लोगों की अब आम जो भारतीय है, आम जो एक नागरिक है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये विचारधारा, कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से कांग्रेस को लेकर बैठ भी गई है कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की एक पार्टी है और पूरी तरीके से जो है मुसलमानों का ये तुष्टीकरण करती है। इसी वजह से जो है कांग्रेस जो है लगातार सत्ता में 70 सालों तक बनी रही। अब हम बात करते हैं मुद्दों की कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उसको बहुत ही लंबे समय तक टिका सकते हैं। अब मुद्दों की शुरुआत हो जाती है, एक एक करके हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राम मंदिर की। तो राम मंदिर का बन जाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट था, बहुत ही बड़ी एक कामयाबी थी। और इस राम मंदिर के बन जाने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अब लोगों के दिलों में आ चुकी है। इसमें कोई किसी तरह की जो है वो इफ एंड बट नहीं रह गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सीएए की, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो नागरिक संशोधन बिल जो भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र की मोदी सरकार जो लेकर आई थी, उसको भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो, जिसको वो संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से उस घोषणा को जो है पूरा किया और उसको भारत में जो है सीए को उन्होंने लागू कर दिया। और सीए के लागू होने से भी बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिला, जिसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है, वहां से आने वाले जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको आसानी से भारत की नागरिकता प्राप्त हो सके। और मुसलमान कोई वहां का अगर आता है उसको किसी भी तरीके की वो नागरिकता देने का बिल नहीं बात करता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूसीसी की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो है वो भारत की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा कानून और बहुत ही बड़ा बिल साबित होने जा रहा है और बीजेपी के लिए भी इसको लागू करना पूरे देश में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बीजेपी ने इसका प्रयोग करके भी एक राज्य में देख लिया, उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है देश का जिसमें जो है वो बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया, क्योंकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चल रही है। तो इसीलिए जो है दूसरा मुद्दा ये जो यूसीसी का है, इसमें जो है यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है पूरे देश में जो है वो सबके कानून जो है नागरिक सिविल जितने भी कानून है, नागरिक संबंधी जितने भी कानून है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सबके एक हो जाएंगे और किसी भी तरीके के जो है कोई अपने कानून इसमें से चला नहीं सकता है। तो उसके बाद बात आ रही है अभी हाल फिलहाल में जो आप देख रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो एक बीजेपी का मुद्दा बना हुआ है वो बना हुआ है एक देश और एक चुनाव, यानी कि वन नेशन और वन इलेक्शन। अब इस वन नेशन और वन इलेक्शन को भी बीजेपी जो है कैबिनेट से तो पूरी तरीके से मंजूरी दिलवा दी है बीजेपी ने, और आने वाले कुछ समय में इसको जो है वो संसद से भी बीजेपी हो सकता है इसको पास करा ले, हो सकता नहीं, ये बिल 100% जो है बीजेपी इसको पास करवा लेगी। और इस बिल को पास करवाने के बाद जो है फिर लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो हो सकता है आने वाला जो लोकसभा के चुनाव है 2029 में, उसमें ये कानून पूरी तरीके से लागू हो जाए और एक देश एक चुनाव, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो पूरी तरीके से एक ही बार हों। और बीजेपी का तर्क भी यही है कि किसी भी तरीके से जो है अब हर 3 महीने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव हो जाता है और उससे जो है पूरी की पूरा जो तंत्र है, सिस्टम है, वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए बीजेपी का तर्क जो है ये कह रहा है कि हम एक ही बार चुनाव को कंप्लीट करवा दें, विधानसभा और लोकसभा। और उसके बाद इस कानून में यह भी प्रावधान रखा गया है कि आने वाले 3 महीनों में यानी कि 90 दिन बाद जो है वो निकाय और पंचायतों के चुनाव भी जो है पूरी तरीके से संपन्न करा लिए जाए। तो बीजेपी का ये तर्क जो है आम आदमी को भी समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति को भी समझ में आ गया है। पूर्व राष्ट्रपति ने इसकी कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, रामनाथ कोविंद, और उन्होंने इसको जो है पूरी तरीके से इसको ड्राफ्ट भी कर दिया है और ये अब कैबिनेट से मंजूर होकर आगे आने वाले शीतकालीन सत्र में जो है ये पूरी तरीके से एक बिल के रूप में पेश किया जाएगा और ये कानून हो सकता है बन भी जाए। अब उसके बाद एक मुद्दा जो और चल रहा है वो मुद्दा चल रहा है कि भाई देश भर में जो मंदिर हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं, उनमें जब मुस्लिम आक्रांताओं ने औरंगजेब के समय में जब उन्होंने मंदिरों को तोड़ के जो है वो उनके ऊपर मस्जिदें बना दी थी, अब उनका भी बीजेपी बड़े ही जो गंभीरता के साथ जो है सरकार जो है उनका
आकलन कर रही है, उनको देख रही है। और ये भले ही विपक्ष वाले जो हैं इसको एक मुद्दा बना रहे हैं कि भाई मस्जिद के नीचे मंदिर को बीजेपी देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई सबको पता है कि पहले जो है वो सनातन धर्म ही था, उसके बाद जो है ये मुगल यहाँ पर आए और उन्होंने जो है देश के में मंदिरों को तोड़ा फोड़ा और उनके ऊपर चाहकर उन्होंने जो है वो मस्जिदें बना दी। तो उनका एक आप समझ लीजिए कि इसमें मुगलों को क्यों, एक लोग कहते हैं कि भाई मंदिर के ऊपर ही उन्होंने मस्जिद क्यों बनाई, तो इसके पीछे जो है एक कारण ये था। वैसे तो जो है अंग्रेजों ने भी जो है भारत के ऊपर राज किया, अंग्रेजों ने 200 साल भारत के ऊपर राज किया, लेकिन कोई भी आपको जो है ऐसा मंदिर नहीं दिखेगा पूरे देश में, जो है ऐसा चर्च नहीं दिखेगा पूरे देश में जिसको मंदिर को तोड़ के चर्च को बनाया गया हो। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजों की मानसिकता थी वो ये देश में किसी भी तरह की सांस्कृतिक छेड़छाड़ की उनकी सोच अंग्रेजों की नहीं थी। अंग्रेजों का मकसद सिर्फ जो था वो देश को लूटना था, देश के धन को लूटना था। लेकिन मुगलों की मानसिकता ये पूरी तरीके से बनी हुई थी कि अगर जो है उनको इस्लामिक यहाँ पर इस्लामिक राज्य वो स्थापित करने के लिए आए हुए थे, जबकि अंग्रेज जो है वो लूटने के पर्पज से आए हुए थे और लूटने के बाद उनको पूरे तरीके से क्लियर था कि वो वापस अपने देश चले जाएंगे। जबकि दूसरी ओर जो मुगल थे उन्होंने पूरी तरीके से पूरा अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि हम जो है यहाँ पर एक इस्लामिक राज्य जो है भारत को बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने भारत की जो सनातन परंपरा है, मंदिर है, उनको तोड़े और उनके ऊपर उन्होंने मस्जिदों को तामीर किया ताकि ये सांस्कृतिक विरासत जो है पूरी तरीके से मिटाई जा सके। तो इसीलिए जो है ये भी एक हाल फिलहाल में बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है और देश में जो है चारों तरफ मतलब इस तरीके के ये माहौल बना हुआ है कि भाई जो कुछ मस्जिदें ऐसी भी हैं, वो चाहे वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद है, वो चाहे मथुरा की ईदगाह है, चाहे राम मंदिर था उसका तो हो चुका है, निवारण हो चुका है। तो इसीलिए ये जितने भी आपको मुद्दे नजर आ रहे हैं 15 साल तो हो चुके हैं, अब उसके बाद 15 साल के बाद जो है और जितना भी समय हम 50 साल तक की बात कर रहे हैं, जितना भी आगे 20 से 25 साल का आगे समय है, इन सब मुद्दों के ऊपर बीजेपी उसको जो है वो लेके जा रही। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बीजेपी का 2 मॉडल के ऊपर बीजेपी काम कर रही है। एक मॉडल बीजेपी का इन सब चीजों का है, सीए हो गया, आपका जो है ये क्या नाम यूसीसी हो गया, या जो ये इस तरह के मुद्दे हैं जो धार्मिक मुद्दे ही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है लोगों के सामने जो है विकास का मॉडल भी पेश कर रही है। उस विकास के मॉडल में क्या है कि आप देख रहे हैं कि भारत में चारों तरफ जो है वो सड़कों का यानी कि हाईवे का जाल पूरी तरीके से नेटवर्क बन गया है। अब किसी भी तरीके की कोई परेशानी लोगों को आने जाने में नहीं रह रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एक डिजिटल इंडिया का अभियान उन्होंने लेके आए हैं, अब घर घर जो है वो डिजिटल इंडिया हो रहा है। हर चीज आप जो है वो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे से, पेटीएम से, इन सब से जो है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। उसके बाद आप रेलवे में भी देख ले बहुत कुछ तरक्की हो गई है, वंदे भारत और बहुत सारी ऐसी ट्रेनें चल रही हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बीजेपी जो है वो 2 चीजों के ऊपर दो पॉइंटों के ऊपर लगातार काम कर रही है। एक पॉइंट बीजेपी का जो है वो ये है कि सांस्कृतिक विरासत और हिंदुत्व, दूसरी तरफ बीजेपी जो है लोगों को विकास का मॉडल दे रही है। और इन दोनों पहियों के ऊपर जो है वो बीजेपी अगले 50 साल तक जो है वो इस देश में राज करने की योजना बना रही है। तो ये एक हमारा आज पूरा का पूरा जो एक हमने एनालिसिस किया, और इस एनालिसिस को आपको पसंद आया होगा, तो उम्मीद है आपको और ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसलिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।